तो हमारे अपने लोगों से वो उनकी काम करवा रहे। नौकरी करने के लिए पहले दर्जे का ब्रेन चाहिए, बाबूगिरी करने के लिए हमारे समाज का पहले दर्जे का ब्रेन चाहिए। और राजनीति में जहां सारा निर्णय होता है, देश का मुस्तकबिल तैयार होता है, भविष्य तैयार होता है, वहां किसको लेकर जा रहे? ऐसे लोगों को लेकर जा रहे जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। अभी कल परसों नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हुआ। उसके जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने अंबेडकर एंड मोदी नाम की किताब लिखी। उस किताब का विमोचन उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति के करकमलों के द्वारा करवाया। और उस भाषण में भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों पर सबसे ज्यादा अगर किसने काम किया हो, सच्चा अम्बेडकरवादी अगर कोई हो, वो नरेंद्र मोदी ही है। ये कौन कह रहा है? मोहन भागवत कहता तो मान लेते, कोई जोशी, कोई पंडा, कोई पंडित कहता मान लेते। ये कौन कह रहा है? शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो ये कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। जब नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल बना, 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में एससी का एक भी जज नहीं था। 6 साल तक एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का नहीं था। और रामनाथ कोविंद जी क्या कह रहे? बाबा साहब के सपनों पर कौन काम कर रहा है? तो मोदी काम कर। ये हमारे समाज के लोगों का चरित्र उन्होंने बना के रखा। सत्यो, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे लोगों से या जो समाज का जो बुद्धिजीवी है उससे आंदोलन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरिट के लोग हैं। ये दावा भी करते हैं कि हम मेरिट से आए हुए हैं। आज पूरी तरह से आप उठाकर देख लो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आपको संविधान में मिले थे वो सारे के सारे खत्म कर दिए गए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आपके पास में थे खत्म हो गए। आजादी को 75 साल हो गए, संविधान लागू होकर 72 साल से ज्यादा का समय हो गया। आप समीक्षा तो कर लो कि कहां है हम लोग, किस स्थिति में है हम लोग। रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिए। आज भारत में 75% से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर खत्म हो गया है। आउटसोर्सिंग पर सारे के सारे जॉब जो है वो दिए जा रहे। रिजर्वेशन खत्म हो गया। जिस एजुकेशन के बदौलत हम लोग आगे बढ़ रहे थे वो सारा का सारा एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है ये प्राइवेटाइज कर दिया गया। केजी से लेके पीजी तक का सारा एजुकेशन जो है प्राइवेटाइज हो गया। हेल्थ सेक्टर आपका प्राइवेटाइज हो गया। जो भी सारे सेफगार्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिले थे वो सारे के सारे छीन लिए गए हैं। इसकी सारी चर्चा हो रही है, अधिकारों के विरोध में प्रतिदिन काम हो रहा है, मगर जिस वर्ग के विरोध में ये सारा हो रहा है, क्या वो वर्ग इन सारी घटनाओं के विरोध में कोई लड़ने के लिए, कोई आंदोलन के लिए कोई पहल कर रहा है? हजारों लाखों की संख्या में ये वर्ग समाज में है, मगर क्या उससे जो क्रांति की उम्मीद बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहा है? एक साधन के रूप में, एक क्रांति के औजार के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के अंदर ये पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण किया कि ये आंदोलन का नेतृत्व करेगा। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसी पंजाब के पहले जो सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए प्रकाश चंद, बगल का जो जिला है होशियारपुर के प्रकाश चंद जब सिविल सर्विसेज के लिए चुने गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दिल्ली में अपने बंगले में मिलने के लिए बुलाया। और प्रकाश चंद को यह जिम्मेदारी लगाई थी कि जाओ और अपने समाज में ऐसा काम करो कि वो समाज के अंदर नेतृत्व निर्माण हो। प्रकाश चंद को यह कहा था कि जाओ और अपने समाज के अंदर ऐसा काम करो कि ये जो कारवा मैं यहां तक लेकर आया हूं, ये कारवा आगे लेकर जाने के लिए समाज को तैयार करने का काम करो।
बाबा साहब ने जो लोग बने थे उनकी जिम्मेदारी लगाई, मगर जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई, क्या उन लोगों ने उस जिम्मेदारी को माना कि ऐसा कोई काम हमें करना है, ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? अधिकार तो हमने लिए, सारे संवैधानिक अधिकार तो हमने लिए, मगर उन अधिकारों के साथ जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई थी, जिम्मेदारी को निभाना तो दूर की बात है, जानने तक हमने कोशिश नहीं की। साथियों, जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ने के लिए गए, कोलंबिया पढ़ने के लिए गए, या बाबा साहब अम्बेडकर जब मैट्रिक पास हुए तो उनको स्कॉलरशिप मिला, कितना मिला था बाबा साहब को पढ़ने के लिए? साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब पहली स्कॉलरशिप बड़ौदा के महाराजा ने जो बाबा साहब को दी थी, जानते कितनी स्कॉलरशिप थी? केवल 25 रुपए का स्कॉलरशिप था। पहला जो स्कॉलरशिप बाबा साहब को मिला, कितना रुपए का मिला था? 25 रुपए। उस 25 रुपए के स्कॉलरशिप ने इतना बड़ा चमत्कार पैदा किया। कितना स्कॉलरशिप मिला था? केवल 25 रुपए। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया पढ़ने के लिए गए, उस समय बड़ौदा के राजा के द्वारा बाबा साहब को 230 पाउंड दिए गए थे साल के। उसको स्कॉलरशिप भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि उस समय बाबा साहब के ऊपर एक कंडीशन डाला गया था कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बाबा साहब को 10 साल बड़ौदा स्टेट में सर्विस करना होगा। तो 230 पाउंड साल के, यानी महीने का अगर आप निकालो तो 11 पाउंड केवल महीने के मिले। यानी एक दिन का गुजारा करने के लिए बाबा साहब के पास आधा पाउंड भी नहीं था। उस आधे पाउंड में बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया का एजुकेशन करना था, वहां की स्कूल की फीस देनी थी, लाइब्रेरी का खर्चा उठाना था, वहां रहना था, वहां का खाने खोने का खर्चा करना था। साल के केवल 230 पाउंड थे। वो 230 पाउंड का बाबा साहब को स्कॉलरशिप मिला था, 25 रुपए का स्कॉलरशिप मिला था। वो 230 पाउंड का स्कॉलरशिप लेकर बाबा साहब पढ़ने के लिए गए। उस एक स्कॉलरशिप ने साथियों इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर दी, करोड़ों लोगों का, पीढ़ियों का भविष्य बदल गया। आज भारत सरकार हजारों करोड़ का स्कॉलरशिप SC ST BC के स्टूडेंट्स को देती है। आपने भी लिया होगा, मैंने भी लिया। जिन करोड़ों स्टूडेंट्स को हर साल अरबों खरबों का ये स्कॉलरशिप मिलता है, उससे क्या पैदा होता है? मिल रहा है ना आपको? स्कॉलरशिप मिल रहा है, एडमिशंस मिल रहे हैं, जॉब मिल रहे, प्रमोशंस मिल रहा है। जब ये सब कुछ हम लोगों को जिस संविधान और आंदोलन की वजह से मिला है, क्यों मिला है, उसको लेकर क्या करना है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो लेकर करेंगे। साथियों, आरक्षण लेने वाली संविधान के बाद ये तीसरी पीढ़ी है। कि कितनी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी है। अगर मान लो संविधान के बाद को भी अगर हम लोग पकड़ कर चले तो कितना हो गया? ये तीसरी पीढ़ी है जो आज आरक्षण का लाभ लेकर एजुकेशन कंप्लीट कर रही है, नौकरी कर रही है। 3 पीढ़ियों से ये लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो कम समय तो नहीं है। 70 साल किसी भी कौम के लिए कोई कम समय तो नहीं होता। बाबा साहब के पास साधन नहीं थे। वो अपने जीवन और जिंदगी में जो योग्यता उन्होंने हासिल की थी, उस योग्यता का महत्तम उपयोग उन्होंने किया। वो बहुत कुछ करने लायक थे, बहुत कुछ कर सकते थे, मगर समय और साधनों के अभाव से कर नहीं पाए। जिस बैरिस्टर के डिग्री के ऊपर आज 100 साल का कार्यक्रम हम लोग कर रहे साथियों, उस डिग्री को हासिल करने के लिए बाबा साहब ने बॉम्बे के सिडेनम कॉलेज में प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर के पद को बाबा साहब ने रिजाइन किया। उस सैलरी का पैसा बचा बचा कर बाबा साहब ने कुछ पैसा जोड़ लिया। ये जो सारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एजुकेशन बाकी था, बैरिस्टरी को बाबा साहब को करना था, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। वो सारा पैसा सेविंग कर लिया। फिर भी पैसे कम पड़े थे तो 5000 रुपए बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्जा लिया, और कर्जा लेकर अपने दोस्तों से पैसा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन लेने के लिए बाहर गए। अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी, वो सारा एजुकेशन पहले दर्जे का जो ब्रेन था वो हासिल कर लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डिग्री हासिल की थी, वो हासिल करने वाले वो केवल महाराष्ट्र के, केवल भारत के नहीं, एशिया के पहले सर्वोत्तम डिग्रियां थी।
वो सारा आने के बाद उन्होंने वो सारा का सारा एजुकेशन जो था, वो जो बुद्धि का विकास हुआ था, वो समाज में इन्वेस्ट किया। अगर वो चाहते तो वो भी बढ़िया चीज जी सकते थे। वो सारा उन्होंने समाज में इन्वेस्ट किया। एक आदमी ने इन्वेस्ट किया, करोड़ों लोग आज उसका लाभ ले रहे हैं। जिन करोड़ों लोगों को लाभ मिला, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उस बारे में वो सोच रहे? वो आंदोलन को चलाने की बजाय क्या कर रहे? जय जयकार के नारे लगा रहे। वो क्या कर रहे? जय जयकार के नारे लगा रहे, बाबा साहब के बड़े बड़े पुतले खड़ा कर रहे, बड़े बड़े विहार खड़े कर रहे, बड़े बड़े मंदिर खड़े कर रहे, बाबा साहब के नाम से बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे। और बाबा साहब का जय जयकार करके हमको लगता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आगे लेकर जाएंगे। अनपढ़ों को समझ में नहीं आता, जो भोले भाले लोग हैं उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो जय जयकार करे, समझने वाली बात। अनपढ़ आदमी भी महापुरुषों के पुतले के सामने खड़ा होता, वहां मत्था टेक देता है, माला चढ़ा लेता है, फूल चढ़ा लेता है। वही काम अगर समाज का पढ़ा लिखा भी आदमी करे तो दोनों में अंतर क्या माने? जितना काम अनपढ़ कर रहा है उतना ही काम पढ़ा लिखा कर रहा है, वो भी जय जयकार कर रहा है, ये भी जय जयकार कर रहा है। फर्क इतना है कि अनपढ़ आदमी यहां जय जयकार कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी देश और विदेश में जाकर जय जयकार कर रहा है। क्या फर्क होगा उससे? काम तो जो करना है उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो उठानी होगी। हम भी वही करें जो साधारण लोग करें, तो पढ़े लिखे लोग होने का, बुद्धिजीवी होने का मामला है। साथियों, आज हमारे लिए संकट यह बना हुआ है कि पढ़े लिखे लोगों ने दो चीजों को एज ए टूल के रूप में अपने लिए, साधन के रूप में खड़ा कर लिया। वो क्या है? एक तो वो इग्नोरेंस का सहारा ले रहे, या तो इल्यूजन का आधार ले रहे। इग्नोरेंस और इल्यूजन दोनों के आधार पर वो अपना काम चला रहे। अनपढ़ लोग इग्नोरेंस पे है और पढ़े लिखे लोग इल्यूजन में है। अनपढ़ लोग इग्नोरेंस के शिकार है कि उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो इल्यूजन में है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। बाबा साहब के संविधान को कौन खत्म कर सकता है? हमारे अधिकारों को कौन छीन सकता है? इग्नोरेंस और इल्यूजन दोनों एक साथ सोसाइटी में है। अनपढ़ लोग इग्नोरेंस में है और पढ़ा लिखा जो क्लास है वो इल्यूजन में जी रहा है। जब तक हम इस इल्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे, वास्तविकता से हम लोग रूबरू नहीं होंगे कि क्या हमारे समाज के साथ हो रहा है, तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। साथियों, परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत हो रही है। हमारे समाज में आंदोलन से जो लोग लायक लोग पैदा हुए, वो लायक लोग ईमानदार नहीं है, और जो ईमानदार है वो लायक नहीं है। लायकों को अपनी लायकी साबित करनी होगी। जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको अपना मेरिट दिखाना होगा। वो मेरिट दिखाने का मतलब क्या है? जो जिम्मेदारियां हमारे महापुरुषों ने हमारे ऊपर सौंपी है, वो एक ऐसा समाज निर्माण करना चाहते थे संविधान के माध्यम से, ऐसा एक समाज इस क्रांति के माध्यम से निर्माण करना चाहते थे, एक बेगमपुरा बसाना चाहते थे, समता बंधुता न्याय के आधार पर एक समाज निर्माण करना चाहते थे। वो काम आज भी अधूरा है। कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी का जो सपना, जो ध्येय हमारे महापुरुषों ने रखा था, वो आज भी अधूरा है। और उस अधूरे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी जो इस आंदोलन से सबसे ज्यादा लाभ लिए हुए लोग। हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। आज जो भी अधिकार हमारे पास है, ये सारे के सारे बाय बर्थ है। महाभारत में कथा आती, उस कथा में ये कहा गया है कि कर्ण जब पैदा हुआ था उसको जन्मजात कवच कुंडल थे कि नहीं थे ये किसी ने देखा नहीं, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में पैदा हुआ उसके पास बाय बर्थ फंडामेंटल राइट्स थे। जो भी 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ उसको क्या थे? बाय बर्थ फंडामेंटल राइट्स थे। और उन फंडामेंटल राइट्स को कोई कानून बनाकर छीन नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने की, क्योंकि बाबा साहब ये पढ़ लिए थे कि कर्ण के कवच कुंडल धोखे से निकाल लिए गए थे। तो जो भी आज हमारे पास जो है ये बाय बर्थ है, बाय वर्थ नहीं। आज जो भी हमारे पास वो सारा क्या है? बाय बर्थ हमने अधिकार हासिल किए, बाय वर्थ हमने कोई हासिल नहीं किया।
ये बाप कमाई है, आप कमाई नहीं है। आज ये जो सारा समाज खा रहा है, कौन सी कमाई है? बाप कमाई है, आप कमाई नहीं है। और उस बाप ने ये जिम्मेदारी लगाई कि उसकी बेटे जो है उस कारवा को आगे लेकर जाएंगे, उस कारवा को उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाबा साहब कहते थे कि मैं इस कारवा को आगे लेकर जाना चाहता हूं, तो उस कारवा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने समाज के इन 10-20 लोगों के ऊपर लगाई थी कि ये लोग ये काम करेंगे। अगर वो लोग ये काम करते तो साथियों ये कारवा कई गुना आगे गया। ऐसी कोई पहल हमारे लोगों के अंदर नहीं है कि किसी को दोष देने का या किसी के ऊपर आरोप लगाने का मामला नहीं। ये तो हम अपनी समीक्षा करना चाहते हैं कि जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थी, क्या उन जिम्मेदारियों को हम निभाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि दोष देने से या आरोप लगाने से काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब हम अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे, जिम्मेदारी के लिए अपने आप को और समाज को तैयार करने का काम करेंगे। साथियों, बामसेन का जो निर्माण हुआ वो इसी आधार पर हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचते थे कि पढ़े लिखे लोगों से लायक काम करवाया जाए, इस आंदोलन को चलाया जाए, वो जिम्मेदारी बामसेन ने अपने ऊपर, और वो उन्होंने इस काम को अपने आप को तैयार किया कि कोई करे ना करे ये काम हम करेंगे। इसलिए साथियों, ये आंदोलन आपके आधार पर, आपके जो समाज के अंदर का जो बुद्धिजीवी है, उस बुद्धिजीवी को इस काम के लिए पहल करने की जरूरत है।